तो ये जस्टिफाइड है क्या रूल ई के अंडर, ठीक है। तो अब हमारे रूल ई का काम आया है। तो आप बिल्कुल ये समझिए कि ये रूल ई हमें पोपट नहीं बनाया गया था, ये रूल ई का काम है, ठीक है। और ये रूल ई क्या बोल रहा है, ये रूल ई क्वेश्चन में भी इसी के बाद आता है, ठीक है। तो ये रूल ई को 4 क्वेश्चन बाद 5वें के साथ इंक्लूड किया गया है और पूछा गया है, बोला गया है कि अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट शैल बी जस्टिफाइड इफ इट्स इफेक्ट इज टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप सच एज वुमेन, दलित, रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट को कब जस्टिफाइड कहा जाएगा, जब वो क्या प्रमोट कर रहे होंगे, वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप की वेल बीइंग को प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन। यस बिकॉज इट प्रमोट्स द वेल बीइंग ऑफ वुमेन, नो बिकॉज इट डज नॉट प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, नो बिकॉज इट डज नॉट प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ ऑल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इक्वली, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो जो ये इन्होंने बोला है ना, तो देखिए आपके पास वुमेन प्रिजनर्स हैं, ठीक है ना। अब वुमेन प्रिजनर्स की वेलबीइंग के लिए आपने उन्हें रिलीज कर दिया, तो ये उनकी वेलबीइंग को तो प्रमोट करेगा, ठीक। अगर ऑप्शन डी रूल ई के साथ देखा जाए तो यस इट इज प्रमोटिंग देयर वेलबीइंग, क्योंकि वो बाहर निकलेंगी, अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगी। जेल की जिंदगी उनके लिए ठीक नहीं होती है, वैसी कंडीशंस नहीं होती है उनकी, फेवरेबल कंडीशंस उन, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन है जो यस बोल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस बिकॉज इट प्रमोट्स दी वेल बीइंग ऑफ वुमेन, ठीक है। क्या करता है ये, वुमेन की वेल बीइंग को प्रमोट करता है, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हैं आपके, ये 5 क्वेश्चन हमें देखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स क्या कह रहे हैं, ठीक। रूल्स है आपके माइनर के बारे में। तो रूल ए कह रहा है, ठीक है, कि अ माइनर इज अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18। एक माइनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी एज कितनी होती है, बिलो 18, ठीक है। हाउएवर वेयर अ गार्जियन एडमिनिस्टर्स द माइनर्स प्रॉपर्टी द एज ऑफ मेजोरिटी इज 21। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई गार्जियन उस माइनर की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करता है, तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी वहां पे उसकी मेजोरिटी की एज कितनी हो जाती है, 21। कितनी हो जाती है, 21। और नॉर्मल सिनेरियो में कितनी रहती है, नॉर्मल सिनेरियो में 18 रहती है एक, ठीक है, एक माइनर को मेजर बनने की एज, ठीक है। यहां तक समझ गए बात को। चलिए ऑप्शन बी, अ माइनर इज नॉट परमिटेड बाय, ऑप्शन बी नहीं, रूल बी, ठीक है, रूल बी, अ माइनर इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर को लॉ अलाउ नहीं करता, क्या अलाउ नहीं करता, कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। हेंस वेयर अ माइनर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ मेजर पर्सन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल। और जब भी कोई माइनर किसी मेजर पर्सन के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वो एनफोर्सेबल नहीं होता है। दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट नीदर द माइनर नॉर द अदर पार्टी कैन मेक एनी क्लेम, ठीक है। इफेक्टिवली इसका मतलब क्या होता है कि ना ही माइनर ना ही कोई दूसरी पार्टी कोई क्लेम उस कॉन्ट्रैक्ट में कर सकता है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ना ही माइनर ना ही कोई दूसरी पार्टी किसी तरीके का क्लेम करेगा। रूल सी क्या कह रहा है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, ठीक है, एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इफ द अदर पार्टी हैंड्स ओवर एनी मनी और कन्फर्स एनी अदर बेनिफिट, ठीक। एक पार्टी, अदर पार्टी, माइनर नहीं, अदर पार्टी अगर कोई बेनिफिट या फिर कोई मनी हैंड ओवर कर देती है, किसको, माइनर को, ठीक। अगर कोई बेनिफिट कन्फर करते हैं या कोई मनी हैंड ओवर करते हैं, किसे, माइनर को, द सेम शैल नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द माइनर अनलेस द अदर पार्टी वाज डिसीव्ड बाय द माइनर टू हैंड ओवर मनी, ठीक है, और एनी अदर बेनिफिट। तो वो चीज जो दूसरी पार्टी है वो क्या नहीं कर सकती, वो रिकवर नहीं कर सकती उस माइनर से, जब तक कि ये प्रूव ना कर दिया जाए कि उस माइनर ने, ठीक है, क्या किया था, उस माइनर ने डिसीव किया था दूसरी पार्टी को, ठीक है, उस बेनिफिट को लेने के लिए या उस मनी को लेने के लिए, ठीक। द अदर पार्टी विल हैव टू शो दैट माइनर रिप्रेजेंटेड हर और हिज एज। दूसरी पार्टी को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि माइनर ने अपनी एज मिस रिप्रेजेंट की, माइनर ने अपनी एज को झूठ बताया। ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट द एज ऑफ द माइनर, और वो इग्नोरेंट था उसकी एज के बारे में, दैट
and that he handed over the benefit on the basis of such representation, और जो बेनिफिट जो मनी उन्होंने हैंड ओवर किया है, जो कन्फर किया है, वो उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे किया है, ऐसे ही नहीं कर दिया है। यहाँ तक की बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, आई होप आई होगी। ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बात हुई कि माइनर 18 साल का होता है पर प्रॉपर्टी गार्जियन के पास है तो 21 साल एज होती है। ठीक है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनफोर्सेबल नहीं होता है, और ना ही माइनर ना ही कोई दूसरी पार्टी उसके को एनफोर्स करा सकती है। ठीक, और अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी ने कोई बेनिफिट उस पर कन्फर किया है या फिर क्या किया है, कोई मनी उसे हैंड ओवर की है, तो रिकवरेबल नहीं होती अनलेस उस माइनर ने अपनी क्या की हो, एज मिसरिप्रेजेंट की हो। ठीक है, और ये उस पार्टी को शो करना पड़ेगा कि हाँ भाई उसने मिसरिप्रेजेंट की थी और वो अनअवेयर था उसकी एज के बारे में, और उस मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण उसने वो पर्टिकुलर बेनिफिट कन्फर किया या फिर वो पर्टिकुलर क्या किया, वो पर्टिकुलर बेनिफिट कन्फर किया या फिर वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उसे हैंड ओवर किया। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देखते हैं। अजय कन्विंसेस बंदिता अ गर्ल एज्ड 18। ठीक है, अजय एक गर्ल जो कि 18 साल की है उसे कन्विंस करता है दैट शी शुड सेल हर लैंड टू हिम, कि वो अपना लैंड उसे बेच दे। ठीक है, बंदिता की जो मदर है चारू वो उसकी गार्जियन है। ठीक है, बंदिता की जो मदर है चारू वो उसकी गार्जियन है। ठीक, नॉनदलेस बंदिता विदाउट द परमिशन ऑफ चारू सेल्स द लैंड टू अजय फॉर अ टोटल सम ऑफ ₹50 लाख। उसके बावजूद भी नंदिता क्या करती है, नंदिता अपनी प्रॉपर्टी उसे बेच देती है अजय को। कितने रुपए में? 50 लाख रुपए में। ठीक है, पेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द प्राइस। ठीक है, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उस प्राइस में वो 50 लाख उसे पे कर देता है। चारू चैलेंजेस दिस ट्रांजैक्शन क्लेमिंग दैट बंदिता इज अ माइनर एंड हेंस द पोजीशन ऑफ द लैंड शैल नॉट बी गिवन टू अजय। दस अजय इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हैज नो आइडिया हाउ टू रिकवर हिज मनी फ्रॉम बंदिता। अब वो ये कह रहे हैं, ये कह रही है चारू जी कि भाई बंदिता तो जो है वो माइनर है और आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है और वो जो प्रॉपर्टी है वो हमें वापस चाहिए। ठीक है, और ट्रांजैक्शन जो है वैलिड नहीं है। ठीक, अब अजय जी बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, मैंने तो पैसा दे दिया है, मैं अपना पैसा वापस कैसे लूं? अगर इन लोगों ने अपने उससे प्रॉपर्टी वापस ले ली तो मैं तो ना घर का बचूंगा ना घाट का बचूंगा, है ना। तो अजय जी की हालत कुछ ऐसी हो गई है। ठीक है, किसकी तरह? धोबी के कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, उस हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। तो चारू इज जस्टिफाइड इन चैलेंजिंग द सेल ट्रांजैक्शन बिकॉज, ये कह रहा है कि चारू जो है वो जस्टिफाइड है। ठीक है, किसे? सेल ट्रांजैक्शन को चैलेंज करने में। चारू जस्टिफाइड है क्या करने में? जो सेल का ट्रांजैक्शन है उसे चैलेंज करने में। क्यों? ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे पहले एक बार फैक्ट आप फिर से समझ लीजिए, है ना। ये है आपकी बंदिता, इनकी एज है 18, ये उनकी मदर है, इनका नाम क्या है? चारू। ठीक, बंदिता की मदर चारू, है ना, और ये है अजय जी। ठीक, अजय कौन है? अजय है परचेजर। प्रॉपर्टी किसकी है? बंदिता की है। ठीक, कितने में बिकी? 50 लाख में, है ना। ठीक, अब इसको क्लेम किसने किया? चारू ने। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अजय बंदिता को बोलते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेचे, वो 50 लाख में बेच देती है। उसकी गार्जियन कौन है? उसकी मदर चारू। ठीक है ना, और अब चारू बोलती है कि ये जो प्रॉपर्टी का बिकी है ये क्लेम खराब है। ठीक, उसको वो प्रॉपर्टी वापस क्लेम कर लेती क्योंकि वो उसकी गार्जियन है और वो लड़की माइनर है, ऐसा बोल करके। ठीक, यहां तक समझ गए हम बात को? यहां तक क्लियर है बात? चलिए, ऑप्शन ए बोल रहा है बंदिता इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक रैशनल डिसीजन। क्या हमारे फैक्ट में कहीं भी बोला गया है कि बंदिता इज ऑफ अनसाउंड माइंड? नहीं बोला गया है, कैंसिल। Though Bandita is 18 years old, she will be treated as a minor as Charu is her guardian. Though Bandita is 18-year-old, she cannot sell the land without the permission of her mother. Though Bandita is 18-year-old, she should not be treated like a person who has attained the age of majority. ठीक, तो देखिए
जब हमने हमारा पहला वाला पढ़ा था क्या, रूल, तो पहले वाले रूल में क्या लिखा हुआ था, 21 ईयर्स इज द एज ऑफ मेजोरिटी एंड 18 ईयर्स इज द एज ऑफ मेजोरिटी इन 2 केसेस। 21 ईयर केस इज द गार्जियन केस, जब आपकी प्रॉपर्टी आप किसी गार्जियन के अंडर है, और 18 ईयर्स जब ऐसा केस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी गार्जियन है उसकी मदर, तो वो कब होगी, मेजर 21 ईयर्स में। तो कौन सा ऑप्शन इस तरीके की बातें कर रहा है, ऑप्शन बी। क्या कह रहा है कि दो बंदिता इज 18 ईयर्स ओल्ड शी विल बी ट्रीटेड एज अ माइनर एज चारू इज हर गार्जियन। तो ऑप्शन सी जो आपका कह रहा है कि वो अपनी मम्मी की परमिशन के बिना लैंड को नहीं बेच सकती है, जो ऑप्शन डी जो कह रहा है कि भाई वो मेजर तो है पर वो मेजर ट्रीट नहीं की जाएगी, तो ये सारे आपके गलत हैं। जो ऑप्शन बी आपके प्रिंसिपल आपके रूल के साथ सबसे सही जा रहा है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई वो एक माइनर की तरह ट्रीट की जाएगी। क्यों, क्योंकि चारू जो उसकी मदर है वो उसकी गार्जियन है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अजय कैन बी अलाउड टू रिकवर द मनी ओनली इफ ही कैन शो दैट। तो अजय कब अपनी मनी रिकवर कर सकते हैं, तो देखिए ये हमने क्या पढ़ा था हमारे रूल में कि अगर एक मेजर आदमी, ठीक है, एक माइनर इंसान से क्या कर रहा है, एक मेजर आदमी एक माइनर इंसान के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, कैसा होगा, इनवैलिड होगा या फिर वॉइड होगा। ठीक, ये चीज हमें पता है। अब लेकिन वो मेजर अगर माइनर को, है ना, क्या करता है, किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट या मनी, है ना, हैंड ओवर करता है या कन्फर करता है, तो वो उसे वापस नहीं ले सकता, रिकवर नहीं कर सकता। क्यों रिकवर नहीं कर सकता, इसकी क्या बात हुई थी, क्योंकि नहीं कर सकता। ठीक, यही लिखा था कि नहीं कर सकता। तो कैसे कर सकता है, तो कैसे कर सकता है कि जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा था कि प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कि उस माइनर ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। किस चीज का, एज का। ठीक है, वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज हुआ था, इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंसान को। तब क्या होगा, तब आप अपनी मनी को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, समझ गए यहां तक बात को आप, और कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हर कंसेप्ट को आराम से लेते हुए चल रहे हैं। आई होप आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन करने से पहले हमने कंसेप्ट को समझ लिया हमारे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा कंसेप्ट, कि मेजर और माइनर के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, या तो इनवैलिड होता है या वॉइड होता है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते अगर माइनर आदमी को किसी भी तरीके का बेनिफिट क्या किया गया है, कन्फर किया गया है, या किसी भी तरीके का मनी क्या किया गया है, हैंड ओवर किया गया है, तब क्या होगा, तब वो इंसान उस मनी को रिकवर नहीं कर सकता है। अगर उसे रिकवर करना है तो उसे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उसे ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि उस माइनर ने क्या किया था, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज किया था। ठीक है, और अगर ये चीज वो प्रूफ कर देता है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी मनी को या अपने बेनिफिट को रिकवर कर सकता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन ए, ही वॉज डिसीव्ड बाय बंदिता हु रिप्रेजेंटेड मिस रिप्रेजेंटेड हर एज। He honestly believed that Bandita was empowered under the law to sell the land. He was an honest person who had paid the full price of the land to Bandita. Both A and B. चलिए, तो ये यहां तक हमारी बात हुई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि भाई उसे डिसीव किया गया बंदिता के द्वारा, जिसने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट किया। और बी ये बोल रहा है कि भाई उसने ऑनेस्टली बिलीव किया था कि बंदिता जो है वो अंडर द लॉ शी इज एम्पावर्ड टू सेल द लैंड। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज का मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ही नहीं था,
कहीं लिखा था हमारे फैक्ट्स में कि एज का मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये चीज तो वो प्रूव कर ही नहीं सकता कि उसने अपनी एज मिसरिप्रेजेंट करी थी। तो उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऑनेस्टली बिलीव किया था कि बंदिता जो है वो अंडर द लॉ शी इज एम्पावर्ड टू सेल द लैंड, दैट्स व्हाई ही परचेज द लैंड फ्रॉम हर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 इन ऑर्डर टू डिफेंड द सेल बंदिता विल नीड टू शो दैट, अगर बंदिता को सेल को डिफेंड करना है तो उसे क्या शो करना पड़ेगा? ठीक है, बंदिता को क्या शो करना पड़ेगा? तो देखिए, जब हम माइनर की बात करते हैं तो माइनर तो ओनली इन वन केस, ठीक, माइनर सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में क्या कर सकता है? अब उस सेल को डिफेंड कर सकता है। ठीक है, ओनली इन वन केस कैन डिफेंड दी सेल, एक ही केस में वो सेल को डिफेंड कर सकता है। वो केस क्या है? कि उसने मेजॉरिटी अटेन कर लिया हो। क्या है वो केस? वो केस ये है कि उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली हो। ठीक, सिर्फ यही केस है जिसमें बंदिता, अगर बंदिता ये प्रूव कर देती कि यस आई हैव अटेन्ड मेजॉरिटी, तो वो सेल को डिफेंड कर सकती है। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बंदिता हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। बी बोल रहा है बंदिता इज मैच्योर इनफ टू मेक रैशनल डिसीजन रिगार्डिंग हर ओन अफेयर्स। सी बोल रहा है द सेल ट्रांजैक्शन वाज बेनिफिशियल टू हर इंटरेस्ट एंड विल तो एनहांस हर फाइनेंशियल स्टेटस। और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इन सारी चीजों से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट सिर्फ एक चीज देखता है कि आप मेजर थे या नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने बात करी थी तो हमने क्या बात करी थी? जब हमने किस बारे में बात करी थी? असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हमने बात करी थी तो उसमें मेजॉरिटी भी एक हमारा असेंशियल पार्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कि भाई बंदिता अगर ये बता देती है, प्रूव कर देती है, शो कर देती है कि यस आई हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। किस चीज से? किस चीज से कोई भी नहीं रोक सकता है? इस चीज से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है कि वो सेल को डिफेंड कर सके। समझ गए यहाँ तक बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई हो तो बताइए। नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए, अभी तो आप मुझे बता नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? अब हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक, समझ गए बात को? चलिए, तो 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक, ये बात भी समझ गए आप? तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं जिसमें से चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। उन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। Ajay should be allowed to recover the money because even though there is no contract, Bandita and Charu should not be allowed to unjustly benefit from Ajay's money। कि भाई अजय जो है उसको मनी रिकवर करने को कोर्ट को अलाउ कर देना चाहिए। और क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि भले ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेक्ट नहीं है, वो वैलिड नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं वहां पे, पर फिर भी बंदिता और चारू अननेसेसरी, अनजस्टली, ठीक है, क्यों अजय की मनी से बेनिफिट कन्फर करें खुद पर या बेनिफिट उठाएं। ठीक, बी बोल रहा है अजय शुड बी अलाउड द पोजीशन ऑफ द लैंड बिकॉज चारू कैन ऑलवेज डिसाइड टू अप्रूव द ट्रांजेक्शन बिटवीन अजय एंड बंदिता। बी बोल रहा है कि भाई अजय को लैंड की पोजीशन मिल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चारू डिसाइड कर सकती है उस ट्रांजैक्शन को जो अजय और बंदिता, चारू की बेटी के बीच में हुआ। और सी बोल रहा है अजय शुड नॉट बी अलाउड टू रिकवर बिकॉज ही इंड्यूस्ड बंदिता माइनर टू सेल दी लैंड। और डी बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हमें कोई प्रिंसिपल नहीं लगाना है, हमें कुछ नहीं करना है, इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। तो देखिए, कहाँ उसने इंड्यूस किया, ऐसा कहीं लिखा है? ठीक, और अजय, देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा कि अजय को अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपनी मनी रिकवर कर सके। क्यों? क्योंकि उसको भाई उसके हिसाब से तो उसने जिससे
परचेज किया वो शी वॉज अ मेजर। अब उसे क्या पता था कि उसकी कोई गार्जियन है, ये सारी चीजें उसे नहीं पता थी, ठीक है। और अनजस्टली वो दोनों माँ और बेटी उसके पैसों से क्या कर रही हैं, बेनिफिट उठा रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन 18 भी आपसे फिर यही, ऑप्शन 18 नहीं, क्वेश्चन 18 भी आपसे फिर सीधे सीधे यही सवाल पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि इफ अजय इज अलाउड टू रिकवर द मनी दैट विल डिफीट द लॉ फ्रेम्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द माइनर अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट पर्सन, कि भाई अजय को अगर अलाउड कर दिया गया मनी रिकवर करने को, तो जो फिर माइनर के प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ बने हैं वो तो डिफीट हो जाएंगे उनके प्रोविजंस, तो है ना। और बी बोल रहा है कि इफ अजय इज नॉट अलाउड टू रिकवर दैट विल कॉज हिम इनजस्टिस एज ही हैज नॉट पेड द एंटायर सेल प्राइस, ठीक है। अगर अजय ने को अलाउ कर दिया गया रिकवर करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो इनजस्टिस कॉज होगा। क्यों? क्योंकि उसने एंटायर सेल प्राइस क्या कर दी है, एंटायर सेल प्राइस उसने दे दी है। सी बोल रहा है इफ अजय इज नॉट अलाउड टू रिकवर चारू विल बेनिफिट फ्रॉम बोथ द मनी एंड द लैंड। और सी बोल रहा है कि अगर अजय को रिकवर नहीं करने दिया गया तो चारू लैंड से भी बेनिफिट कन्फर करेगी खुद पर और मनी से भी, है ना। और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी बात सही है, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सी बात इसमें से सही होगी।